हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था में सिविल सेवा की परीक्षा हेतु हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 22 में संसद में। आज बात करेंगे संसद के सत्र के बारे में। दोस्तों, संसद के सत्र के बारे में बात करते हैं तो पहला आता है इसमें कि सभा में उपस्थित होने का आदेश यानी आहूत करना है। संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, जो कि फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा मानसून सत्र, जुलाई से सितंबर में। और तीसरा शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर से दिसंबर। संसद का सत्र प्रथम बैठक से लेकर 17वां यानी यह लोकसभा के मामले में विघटन के मध्य में समयावधि है। सत्र के दौरान सदन कार्यों के संचालन हेतु प्रत्येक दिन आहूत होता है। एक सत्र के 18वां एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य समयावधि को अवकाश कहते हैं। स्थगन, संसद के एक सत्र में काफ़ी बैठकें होती हैं। प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। सुबह की बैठक 11 बजे से 1 बजे के बीच और दोपहर के भोजन के बाद 2 बजे से शाम के 6 बजे तक। संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन द्वारा समाप्त किया जा सकता है। स्थगन द्वारा बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय, जो कुछ घंटे, दिन या सप्ताह का हो सकता है, के लिए निलंबित किया जाता है। अनिश्चित काल के स्थगन का अभिप्राय सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना है। दूसरे शब्दों में, जब सदन को बिना यह बताए स्थगित कर दिया जाता है कि अब उसे किस दिन आहूत किया जाएगा, तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं। अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति अध्यक्ष या सभापति को होती है। वह स्थगित दिन या समय से पहले भी सदन की बैठक आहूत कर सकता है या अनिश्चित काल के लिए स्थगन के उपरांत किसी भी समय। सत्रावसान यानी पीठासीन अधिकारी सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है। इसके कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान सत्रावसान कर सकता है। सदन में स्थगन व एवं सत्रावसान के अंतर को दिखाया गया है। विघटन, एक स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती, सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है। सत्रावसान के विपरीत विघटन विद्यमान सभा में जीवन काल को समाप्त कर देता है और इसका पुनर्गठन नए चुनाव के बाद ही हो सकता है। लोकसभा में 2 कारणों से विघटित किया जा सकता है। पहला, स्वयं विघटित, जब इसके 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए। वह काल पूरा हो जाए जब राष्ट्रीय आपातकाल के लिए समय बढ़ाया गया हो। दूसरा, जब राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय ले, जिसे लेने के लिए यह प्राधिकृत है। अपनी सामान्य कला अवधि से पूर्व सदन का विघटन अपर्णीय विघटन है। जब लोकसभा विघटित की जाती है तो इसके सारे कार्य, जैसे विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं और उन्हें नवगठित लोकसभा में दोबारा लाना जरूरी है। यद्यपि जिन लंबित विधेयकों और सभी लंबित आश्वासनों जिनकी जांच सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा की जानी होती है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होते हैं। समाप्त होने वाले विधेयकों के संबंध लिखित स्थिति होती है। पहला, विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में रखे गए हों या फिर राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित किए गए हों। दूसरा, लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है। तीसरा, ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित ना हो और राष्ट्रपति ने विघटन होने से पूर्व दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई हो, समाप्त नहीं होता है। चौथा, ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित ना हो, समाप्त नहीं होता है। पाँचवा, ऐसा विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, समाप्त नहीं होता है। छठा, ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो, समाप्त नहीं होता है। नेक्स्ट आता है गण पूर्ति या कोरम। कोरम या गण पूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी के समेत कुल 7
कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। इसका अर्थ होता है कि यदि कोई कार्य करना है तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य एवं राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य होना आवश्यक है। यदि सदन के संचालन के समय में कोरम पूरा नहीं होता है तो यह अध्यक्ष या उपसभापति या सभापति का दायित्व होता है कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या गणपूर्ति तक कोई कार्य संपन्न न करें। सदन में मतदान। सभी मामलों पर सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है। संविधान में उल्लेखनीय है कि कुछ विशिष्ट मामले जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, संविधान संशोधन कार्रवाई, पीठासीन अधिकारियों का हटाना आदि में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। सदन का पीठासीन अधिकारी पहले प्रयास में मत नहीं देता है, लेकिन जब मत बराबर होने की दशा में वह मतदान कर सकता है। सदन की कार्रवाई किसी अनाधिकृत मतदान या भागीदारी की सदस्यता के किसी रिक्त के बावजूद वैध होगी। लोकसभा में मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदु उल्लेखनीय है। चर्चा के अंत में लोकसभा प्रश्न पूछकर प्रस्ताव के बारे में सदस्यों की राय आमंत्रित करते हैं। जो प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे आए बोलें और जो प्रस्ताव के विरोध में ना हो ना बोले। लोकसभा अध्यक्ष तब कहते हैं कि मैं समझता हूँ प्रस्ताव आदेश के पक्ष में है। यदि प्रश्न के बारे में लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती नहीं दी जाती है तब वे 2 बार बोलेंगे आयेश एट और उसी अनुसार सदन के समक्ष प्रश्न का निश्चय हो जाएगा। या तीसरे का ए, यानी यदि किसी प्रश्न को लेकर सभाध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी जाती है तब वह आदेश करेगा कि लॉम्पी स्पष्ट हो जाए। 3 मिनट और 3 सेकंड बीता जाने पर वह प्रश्न दोबारा पूछेंगे और घोषणा करेंगे कि उनकी राय में जीत अयेज की हुई है या नोज की। यदि सभा अध्यक्ष को इस प्रकार घोषित की गई राय को फिर चुनौती मिलती है तब वह निर्देश करेंगे कि मतों का स्वचालित वोट रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया गया हो, अय तथा नो स्लिप का उपयोग किया जाए और फिर सदस्य लॉबी में चले जाए। यदि लोकसभा अध्यक्ष की राय में के बंटवारे को अनावश्यक दावा किया जाए तो वे सदस्यों से कह सकते हैं कि अय और नो वाले सदस्य अपनी अपनी जगह में खड़े हो जाएं। तब गिनती हो तब वे सदन के निश्चय की घोषणा कर सकते हैं। इस मामले में मतदाताओं के नाम भी यह रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। मामले में मतदाताओं के नाम नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे। आगे बात करते हैं संसद में भाषा। संसद में हिंदी और अंग्रेजी भाषा सदन की कार्यवाही के भाषा संबोधित होती है। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। दोनों ही सदनों में समांतर रूप से अनुवाद की व्यवस्था है। तथापि यह व्यवस्था की गई है कि संविधान लागू होने की तिथि के 15 वर्षों के बाद अंग्रेजी समय में समाप्त हो जाएगा। वैसे राज्यसभा अधिनियम 1963 हिंदी के साथ अंग्रेजों की निरंतरता की अनुमति देता है। मंत्रियों एवं महान न्यायवादियों के अधिकार। सदन का सदस्य होने के अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान न्यायवादी को इस बात का अधिकारी होता है कि वह सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। ये सदन किसी भी समिति जिसके वह सदस्य हैं की बैठक या कार्यवाही में भी भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान के अधिकार बिना। इस संवैधानिक उपबंध को पृष्ठभूमि में 2 कारण हैं। पहला, एक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है। दूसरे शब्दों में एक मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। उसी तरह एक मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। दूसरा, एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यहाँ तक कि उल्लेखनीय है कि कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने मात्र 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। लेम डक सत्र या नई लोकसभा में गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते लेम डक कहलाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।